साल 1996। एक दोपहर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर बस स्टैंड पर एक 2 साल के मासूम बच्चे की लाश पड़ी मिली। लाश को देखते ही पूरे बस स्टैंड पर चारों ओर अफरा तफरी मच गई और बच्चे की लाश जिस हालत में बरामद हुई उसे देखकर वहां मौजूद हर किसी का कलेजा कांप गया। बच्चे की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस बच्चे को किसी ने किसी खंभे या किसी चीज पर पटक कर उसे मौत के घाट उतारा हो। वहां मौजूद हर किसी के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर 2 साल के मासूम बच्चे के साथ भला किसी इंसान की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती थी कि वो बच्चे को इतनी भयानक मौत दे। कुछ ही मिनटों में पुलिस भी बस स्टैंड पर पहुंच गई और लाश को सील कर दिया गया ताकि किसी भी सबूत से कोई छेड़छाड़ न हो सके। पुलिस भी लाश की हालत देख हैरत में थी कि आखिर इतने छोटे बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। और बस इसी सवाल का पीछा करती हुई जब कोल्हापुर पुलिस इस बच्चे के कातिलों तक पहुंची तो जो कहानी सामने आई उसने न सिर्फ पुलिस वालों को बल्कि कोल्हापुर समेत पूरे महाराष्ट्र को चौंका दिया, क्योंकि ऐसी 41 बच्चों की लाशें और थीं जिनके लिंक इस हत्याकांड से जुड़े थे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रविंदर राणा और आप देख रहे हैं एक ऐसी खौफनाक मर्डर माइस्ट्री जिसने पूरे महाराष्ट्र की पुलिस की 6 साल तक रातों की नींद उड़ा दी। पुलिस ने जब बच्चे की शिनाख्त की तो पता चला कि कातिलों का शिकार हुआ बच्चा दरअसल 2 दिन पहले ही चोरी हुआ था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस इस बच्चे को बरामद कर पाती उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पुलिस सन्न रह गई, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा था कि बच्चे को किसी चीज पर पटक पटक कर मारा गया है। अब हैरत करने वाली बात ये थी कि कोल्हापुर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब किसी बच्चे का यूं मर्डर किया गया हो, बल्कि इससे पहले भी कोल्हापुर, सतारा, नासिक, पुणे और आसपास के इलाकों से कई बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हुए और फिर मार दिए गए थे और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कुछ ऐसी ही थी। और आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ये सिलसिला साल 1990 से चल रहा था और 6 साल से अब तक पुलिस हर तरह से अपने हाथ पांव मार रही थी, पर ना तो वो इन बच्चों के कातिलों को ढूंढ पाई थी और ना ही इनकी मौत की वजह समझ पाई थी। तो आखिर कौन था वो इतना शातिर कातिल और क्यों वो इन मासूम बच्चों की जान ले रहा था? तो आखिर 6 साल से पुलिस इसे क्यों नहीं पकड़ पाई? कातिल का नाम सुनकर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा और कत्ल की वजह तो वाकई आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। इन फोटोज में जो आप इन 3 औरतों को देख रहे हैं वही है इन मर्डर्स की मास्टरमाइंड। ये है अंजना बाई और उनकी 2 बेटियां रेणुका और सीमा। इन तीनों ने ही मिलकर पूरे महाराष्ट्र में खौफ भर दिया था। ये तीनों इतनी शातिर थी कि बड़े बड़े पढ़े लिखे अफसरों को इधर उधर घुमाती रही, कभी पुलिस की नाक के नीचे या कभी भरी भीड़ में सरेआम ये मासूम बच्चों को मारती रही, पर कोई भी इन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। पर ऐसा क्यों था? आखिर कौन थी ये 3 औरतें? तो इस केस को बेहतर समझने के लिए हम सबको शुरुआत से जानेंगे और इन बच्चों की हत्या करने के पीछे इन तीनों औरतों के मकसद को समझेंगे। नाम था अंजना बाई। बचपन से ही अनाथों की जिंदगी काट रही थी। उनके माँ बाप ने उन्हें 5 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था। अंजना बाई भीख मांगकर और छोटी मोटी चोरी कर अपना पेट पाल रही थी। जब वो अपनी यंग एज में आई तो उन्हें एक ट्रक ड्राइवर से प्यार हो गया। फिर दोनों ने शादी कर ली और पुणे आकर बस गए। शादी के कुछ दिन बाद इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम इन्होंने रेणुका रखा। पर कुछ दिनों बाद ही अंजना का पति उसे और उसकी बेटी को छोड़कर पुणे शहर से भाग गया और उसने दूसरी शादी कर ली और एक बार फिर से अंजना बाई अकेली हो गई। अब एक बच्चे के साथ पुणे जैसे शहर में रहना खाना बहुत मुश्किल था, इसलिए अंजना ने एक बार फिर से रिटायर सोल्जर मोहन गावत से शादी कर ली और कुछ दिनों बाद एक बार फिर से एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने सीमा गावत रखा। और दुर्भाग्यवश अंजना को इस बार भी शादी में धोखा मिला और मोहन भी इन माँ बेटियों को छोड़कर कहीं भाग गया और उसने दूसरी शादी कर ली। अब एक बार फिर तीनों अकेली थी और 3 लोगों का खर्चा पुणे शहर में बहुत था, इसलिए अंजना ने अब पैसे कमाने की नई तरकीब निकाली। उसने वही करना शुरू किया जो वो शादी के पहले किया करती थी। अंजना ने अब चोरी करना शुरू कर दिया। उसने दिमाग लगाया कि अगर ये काम वो अपने बच्चों के साथ करेगी तो जल्दी नहीं पकड़ी जाएगी।
क्योंकि गोद में बच्चा देखकर कोई उस पर शक नहीं करेगा। इस तरह अंजना ने सैकड़ों लोगों की जेब खाली कर दी। पर अब धीरे धीरे रेणुका और सीमा दोनों ही बड़ी हो गई। अब तीनों ही अलग अलग चोरी करने लगी। इसलिए उन्हें जरूरत थी बच्चों की, जिसे ढाल बनाकर वो चोरी कर सके। अंजना ने प्लान बनाया, अगर वो अमीर घर के बच्चों को चोरी करेगी तो पकड़ी जाएगी। इसलिए उसने गरीब घरों में रहने वाले या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 1 साल, 2 साल, 2.5 साल तक के बच्चों को निशाना बनाया, क्योंकि छोटे बच्चों का किडनैप करना आसान था। और गरीब इसलिए क्योंकि उसे पता था कि गरीब बच्चों के माँ बाप इतना पुलिस थाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और अंजना बाई की ये साइकोलॉजी एकदम सही थी। तो अब तीनों पहले बच्चा किडनैप करती, उन्हें ढाल बनाकर चोरी करती। अगर गलती से पकड़ी जाती तो बच्चे को ढाल बना लेती। वो अक्सर पकड़े जाने पर तुरंत बच्चे को पटक देती, जिससे सबका ध्यान बच्चों पर चला जाता और खुद सबका ध्यान भटकाकर भाग जाती। ये अपना काम चुपचाप से करे जा रही थी। पर साल 1990 में एक बार ये तीनों चतुरस्रंगी मंदिर में दर्शन करने गई। उस मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी और सीमा ने बड़ी सफाई से करीब 20 लोगों की जेब पर हाथ साफ कर दिए। एकाएक इतने सारे लोगों की पैसे चोरी होने से मंदिर में अफरा तफरी मच गई। तो डर के कारण सीमा वहां से भागने लगी, पर उसे लोगों ने पकड़ लिया। इस पर अपनी गोद में लिए हुए बच्चे को सीमा ने आगे किया और कहा, मैं अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रही हूँ तो चोरी कैसे करूंगी, मैंने कुछ भी नहीं किया। इतना कहकर वो रोने लगी। उसका रोना देख वाकई लोग उसकी बातों में आ गए और वो बच गई। पर कुछ दिनों बाद एक बार फिर वो तीनों लोगों की नजरों में आ गई। साल 1991 अप्रैल में महालक्ष्मी जी के मंदिर में भारी भीड़ हो रखी थी। तीनों अपने चोरी के प्लान के तहत वहीं पहुंच गई। सीमा ने इस बार फिर कई लोगों की जेबों पर हाथ साफ कर दिए। उसकी इस हरकत को लोगों ने नोटिस किया और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। वहीं जैसे ही रेणुका ने सीमा को खतरे में देखा तो अपने साथ चोरी कर लाए 2 साल के बच्चे संतोष को मंदिर की सीढ़ियों से जोरदार धक्का दे दिया। वो बच्चा बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाया, जिससे हर किसी का ध्यान उस पर चला गया और उतने में ही सीमा, रेणुका मंदिर से भाग निकली। वही भीड़ उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय चुपचाप तमाशा देखती रही। तभी अंजना बाई आई और उस अधमरे बच्चे को उठाकर एक खंबे से कई बार पटक कर मार दिया। ये सब करने से किसी ने भी उसे नहीं रोका और मुंह पर कपड़ा बांधे अंजना बाई फरार हो गई। उस बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट ना होने के कारण पुलिस ने भी उस समय इस केस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की और ये सिलसिला यही नहीं थमा। इस तरह इन तीनों ने मिलकर कई बच्चों को किडनैप और मर्डर किया। कुछ दिनों बाद एक बार फिर से रेणुका जेब काटती हुई रंगे हाथों पकड़ ली गई। लेकिन इसके बाद रेणुका ने जो कुछ किया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। खुद को बचाने के लिए इसने अपने आप को बेगुनाह बताते हुए, गुस्से का नाटक करते हुए गोद में रखे 1 साल के गुड्डू को जमीन पर पटक दिया। गुड्डू के सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वो दर्द के मारे बुरी तरह रोने लगा। इससे आसपास के लोग घबरा गए और रेणुका भाग निकली। जिस बच्चे की बदौलत वो लोगों के चुंगल से छूटने में कामयाब हुई, फिर कुछ देर बाद अंजना आई। उसने बच्चे को उठाया और अपने साथ लेकर चली गई। फिर अगले चंद मिनटों में ही उसने उस बच्चे को इतनी भयानक मौत दी कि जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। तीनों माँ बेटियों ने गुड्डू को जमीन पर पटक कर पहले तो उसके गले पर खड़ी हो गई और फिर बच्चे के ऊपर कूद गई और इसी तरह 1 साल के नन्हे गुड्डू की जान चली गई। बच्चों को जमीन पर पटकना और खंभों से टकराकर मारना तो खैर उनका पुराना हथियार बन चुका था। एक बार तो तीनों ने पहले चोरी की, फिर बच्चे को पटक पटक कर मारा। पर उन्हें जब लाश फेंकने की जगह ना मिली तो उन्होंने लाश को अपने बैग में रखा और थिएटर में फिल्म देखने पहुंच गई। लेकिन तीनों फिल्म देखने में इतनी मशगूल हो गई कि उन्हें लाश फेंकने की भी याद नहीं रही। और जब फिल्म टूटी तो थिएटर के पास एक बाथरूम में बच्चे की लाश रखकर वहां से भाग निकली। ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जहां लोगों ने इन तीनों के चेहरे देख लिए थे, पर अब तक वो पकड़ में नहीं आई थी। लेकिन जो लाश कोल्हापुर बस स्टैंड पर मिली, उसने इन तीनों को पुलिस के हत्थे चढ़ा दिया। दरअसल इस बच्ची का नाम क्रांति था, जिसकी मां प्रतिभा ने अपनी बेटी की किडनैपिंग की रिपोर्ट 2 दिन पहले ही लिखवा दी थी। पुलिस 2 दिन से लगातार 2 साल की मासूम क्रांति को ढूंढ रही थी कि तभी उसकी लाश मिल गई। पोस्टमार्टम के बाद ये साफ हो गया था कि पिछले साल से अब तक मिली 10 बच्चों की लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक जैसी थी और दूसरी तरफ अब ये तीनों लोगों की नजरों में आ चुकी थी।
कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इन्हें कभी न कभी बच्चा पटकते देखा था। इसके अलावा थिएटर के बाथरूम में जब इन्होंने लाश फेंकी तब भी लोगों की नज़र में आ गई, पर ये तीनों जगह और भेष बदल बदल कर रह रही थी, इसलिए पुलिस के हाथों नज़र नहीं आ रही थी। महाराष्ट्र के लोगों को जैसे ही इन सीरियल किलर के बारे में पता चला तो सब में खौफ भर गया। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल तक भेजना बंद कर दिया। अब इस केस की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ये केस अब CID को सौंप दिया, जहां से स्पेशल पुलिस की टीम तीनों की धरपकड़ में लग गई। पर ये तीनों बहुत होशियार थी और इन्होंने खुद को 3 महीने के लिए अंडरग्राउंड कर लिया और पुलिस के साथ लुक्का छुपी का खेल खेलती रही। 3 महीने बाद उन्हें लगा कि पुलिस ने अब अपनी जांच ढीली कर दी होगी, तो चलो फिर से अपना काम शुरू किया जाए। इसलिए वो बच्चा चोरी करने के लिए फिर से प्रतिभा के घर घुस गई। वही प्रतिभा जिसकी बड़ी बेटी क्रांति को वो पहले ही चोरी कर मार चुकी थी और जिसकी लाश कोल्हापुर बस स्टैंड पर मिली थी। और इस बार इन खूंखार औरतों का इरादा प्रतिभा की छोटी बेटी को किडनैप करने का था, पर उसी वक्त पुलिस ने उन्हें वहीं पकड़ लिया। पहले तो ये तीनों ही बच्चे चुराने और मारने के इल्जामों से इनकार करती रहीं, लेकिन जब पुलिस ने इनके साथ पकड़े गए रेणुका के पति किरण शिंदे को गिरफ्तार किया तो उसने सरकारी गवाह बनने की शर्त पर उसने इन तीनों के सारे काले चिट्टे खोल दिए और बताया कि कैसे इन कलयुगी पूतनाओं ने 6 सालों में 42 मासूमों की जान ले ली थी। पर क्योंकि करीब 30 से ज़्यादा बच्चों की ना तो कोई मिसिंग कंप्लेंट थी और ना ही उनकी लाशें मिली थी, इसलिए तीनों को कानून की नज़र में गुनहगार ठहराया जाना पुलिस के लिए कोई आसान काम नहीं था। अब इसके लिए CID ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने न सिर्फ कई अहम परिस्थितिजन्य सबूत इकट्ठा किए, बल्कि एक के बाद एक 156 गवाह अदालत के सामने पेश किए। पूछताछ में तो तीनों ने 42 बच्चों को अगवा कर मारने की बात पहले ही कबूल कर चुकी थी, लेकिन पुलिस ने पहले सिर्फ 12 मामलों में ही FIR दर्ज की थी, लिहाजा इन 12 मर्डर का ही उन पर मुकदमा चला। जब अदालत में इन तीनों शैतान औरतों ने अपना कन्फेशन दिया तो उसे सुनकर इंसाफ की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे जज भी चकरा गए। जज ने इन्हें मिली 70 साल की कैद और 7 बार फांसी की सजा दी, पर गिरफ्तार होने के 1 साल के भीतर साल 1997 में इन दोनों बहनों की मां अंजना गावित की तो जेल में ही मौत हो गई। लेकिन अदालत से दोनों बहनों को आखिरकार यही सजा मिली और इन्हें पुणे जेल में डाल दिया गया। फिर ये मामला कोल्हापुर की कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ राष्ट्रपति तक पहुंचा, क्योंकि इन दोनों बहनों ने राष्ट्रपति दया याचना की भीख मांगी थी। पर राष्ट्रपति ने भी इन बहनों की करतूत को देखते हुए इनकी दया याचिका खारिज कर दी। पर जैसा कि इंडिया में होता है, एक केस को निपटने में 20 साल लग जाते हैं, वही इस केस में हुआ, क्योंकि ये केस बहुत लंबा खिंच गया। इसलिए साल 18 जनवरी 2022 को इनकी फांसी की सजा माफ कर उम्र कैद में बदल दी गई और फिलहाल ये दोनों जेल में अपनी सजा काट रही हैं। साल 1990 की एक ऐसी घटना थी जो आज भी लोगों के दिल में खौफ भर देती है। ये तीनों औरतें जो कि खुद एक माँ थी, फिर भी किसी पिचासनी से कम नहीं थी। अक्सर समाज में छिपकर ऐसे राक्षस लोग घुमा करते हैं जिनसे वाकई हमें सतर्क रहने की जरूरत है।